नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कहा था कि हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे, वादा जो किया है उसको पूरा करेंगे, और अभी 11 महीने के करीब हुए हैं और इसके दौरान जो है उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरह से कल दरबार मूव को फिर से बहाल कर दिया गया, इसी के रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शेख बशीर हैं, XMLC हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक पर्सन हैं, उनसे बातचीत करें। पहले तो आपका स्वागत है शेख साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि भाजपा विपक्ष में है और उनका कहना है कि 11 महीने में कुछ नहीं किया, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से तो किया ही कुछ नहीं। संधू साहब, आपने ठीक कहा कि लगभग 1 साल होने को आया। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी शेर कश्मीर भवन में, और उसमें बहुत से सवालों का जवाब दे दिया। जी जी। लेकिन मैं उनसे हट के बात करूंगा कि ये जो इलेक्शन हुआ 2024 का, जिसमें अब साल होने लगा, पुराने इलेक्शंस और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ये इलेक्शन यूटी में हुआ, इससे पहले जितने भी इलेक्शन थे वो स्टेट के अंदर होते थे, और हमारे जो स्टेट के लॉज थे, रूल्स थे, वो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। और उसके बाद ये जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप छा गया जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ये कहती रही कि जनाब सब कुछ ठीक है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। जी बिल्कुल। मैं आज आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा नया जम्मू कश्मीर है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई? जी बिल्कुल। इन्होंने वो सारी पोस्टें फ्रीज कर दी, और हमें पता लगा कि 2019 में फैसला किया कि सारी पोस्टें फ्रीज कर दी 2030 तक। पहले तो उन्होंने लगाया कोई नहीं जब ये हुकूमत में आए, लेकिन जो पोस्टें थी वो पहले विड्रॉ कर दी गई। उसके बाद पता नहीं कब डिसीजन लिया कि भाई इनको सब फ्रीज करो 2030 तक। ये समझ नहीं आया ये क्यों हुआ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। ये किसी को समझ नहीं आया, और हम भी आपको बताएंगे कि हमें भी नहीं पता था। अब जब गवर्नमेंट में हम आए, हमें पता लगा कि ये एक फैसला हुआ है। आ जाइए, इससे क्या असर पड़ा? इससे असर ये पड़ा कि स्कूल हैं मगर टीचर नहीं है, अस्पताल हैं मगर डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो इन्होंने की, जहाँ कहीं भी इन्होंने थोड़ा ये किया, अब ये जो विजयपुर में वो बना हुआ है मेडिकल, ये क्या नाम है, एम्स बना है, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो सारे बाहर से उठा के लाए। ये इस जम्मू कश्मीर के लोगों को जहर देना है, क्या करना चाहते हैं ये? और किस नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं? हाँ, अब जब इलेक्शन हुए, हमने मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, लोगों ने मैंडेट दिया। जम्मू के अंदर भी वोट हमें मिला। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी कश्मीर, हमें जम्मू के अंदर 7 सीटें मिली हैं। उसके साथ PDP क्या नाम है, इंडिपेंडेंट भी आए हैं, कांग्रेसी भी आए हैं। हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा है, तो कौन कहता है कि हमको जम्मू से सपोर्ट नहीं मिला? हम ही हैं जहां जिनको जम्मू से भी सपोर्ट मिला, कश्मीर से भी मिला, और जम्मू कश्मीर हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई कि अब हमारा इम्तिहान आ गया कि हमने करना क्या है। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि यूटी का लोगों को तो कोई तजर्बा था नहीं, और जो इलेक्शन लड़े हैं उनको भी तजर्बा नहीं था, उन्होंने तो सियासत देखी थी। जी बिल्कुल। यहाँ LG के दफ्तर में एक ऑर्डर इशू होता है और गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है, ये भी हमने देखा। उसके बावजूद ये साल निकला, लेकिन इनके बावजूद 3-4 चीज़ें हो गई हैं। एक कि जो इन्होंने वो पोस्टें फ्रीज कर दी थी, उसको हमने री एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है, मतलब कि खोली। और कल आपने देखा होगा कि कल वहाँ जब गए थे, वो जो पोस्टें वहाँ पड़ी थी उनको परमानेंट किया। एक उसमें एजुकेशन में बड़े 20-20 साल के लोग थे, उनको परमानेंट किया, आज फिगर आया है उसमें। दूसरी बात आपको बताऊँगा कि टीचरों की पोस्टें एडवर्टाइज हो गई, जिसमें बोर्ड वाले जो हैं वो अपना प्रोसेस में चले हैं। लोगों, नौजवानों ने, लड़कियों ने, नौजवानों ने अप्लाई किया है, उसमें जाएंगे।
पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो गई हैं, वो कर रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए जो है बच्चों को भेजा जा रहा है, उसमें ट्रेनिंग अभी रिसेंटली लिस्ट निकला, वो ट्रेनिंग होके आ जाएंगे। इसी के साथ सबसे बड़ी जो बात हमने की, कल जो उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया, जम्मू के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी दरबार मूव। अब वो दरबार मूव जब बंद हुआ तो मुझे याद है कि एलजी साहब ने कहा कि हमने जी इतना करोड़ रुपया बचा दिया, 300-400 करोड़ रुपया बचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट में ये नहीं होता है कि हमने जी यहाँ 1000 रुपया लगाया 5,000 कमाएंगे। गवर्नमेंट चलाने के लिए लोगों की भलाई के लिए कर्जा भी चढ़ता है। बिल्कुल, ये सिस्टम ऐसा होता है कि अगर लोगों को अपने फ़ायदा देना है तो कहीं कहीं कर्जा भी करना पड़ता है, और ऐसी सिचुएशन होती है। जिस तरह अगर आप देखेंगे कि अडानी का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी अगर वो पस रहा था तो उसको किसी ने क्या नाम है वो नहीं किया, माफ़ नहीं किया। आम आदमी तरसता रहा। आ जाइए दूसरी तरफ, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। मतलब कि दरबार मूव से कितना फायदा होगा? अब ये दरबार मूव जब कल उमर साहब ने किया है, दरबार जब जम्मू में आएगा तो जम्मू के अंदर जो इकानमी है 20,000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा होगा। ये मैं आपको बताऊंगा। जम्मू की इकानमी में को बूस्ट मिलेगा। यहाँ डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से जम्मू आएंगे लोग, और जब होटल चलेंगे, बाज़ार में चलेंगे, रघुनाथ बाज़ार इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब दरबार खुलेगा। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू के लोगों के लिए कल एक बहुत बड़ी खबर थी कि दरबार जो है वो उमर साहब ने ये हमने वादा किया था। जी बिल्कुल। हमने ये नहीं देखा कि इसमें क्या नुकसान है क्या नफ़ा, लेकिन हमने कहा लोगों के हित की बात है, ये किया। और इस पर कल से खुशी, हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि नहीं जी ये बहुत अच्छा फैसला है। जी। अब आ जाइए, एक और भी काम किया आपने जो महिलाओं के लिए था, लेकिन वो उसके ऊपर भी टिप्पा टिप्पणी हो रही है विपक्षी पार्टी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट तो एक तो पढ़ाई के सिलसिले में आज आप हर फील्ड में देखेंगे नौजवान लड़कियां जो हैं वो अपना मैदान मार रही हैं। लेकिन मूवमेंट जो है, किसी की जेब में पैसा नहीं है, अगर कोई रियासी से जम्मू आ रहा है उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट की बस में उनको कहा फ्री सफ़र करो। जी। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया। जी बिल्कुल। और इससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि हाँ अभी बसेस की शॉर्टेज है बहुत सी जगहों पे। पहले तो लोग वहाँ उसमें कम जाते थे, अब जब जाने लगे तो बसेस की शॉर्टेज भी महसूस होने लगी। उसको भी आने वाले सेशन में ठीक किया जाएगा। नहीं, रेवेन्यू कम हो जाएगा ना, अगर बसों में फ्री जाएंगे तो रेवेन्यू भी उसका क्या ऑल्टरनेटिव? मैं आपको बताऊँगा कि अगर वुमेन शक्ति, अगर नारी शक्ति इससे फ़ायदा उठाएगी तो इसको और किसी मद से पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उनकी मूवमेंट हो जाए। किसी ने डोडा जाना है, किश्तवाड़ जाना है, कोई मुलाजम पेशा है तो यहाँ से कठुआ जा रहा है, उधमपुर जा रहा है, तो अगर उनको बस मिलती है तो उनको फ़ायदा है। नहीं, जो तनख्वाह लेते सरकारी मुलाजिम है उसको तो चाहिए नहीं था। जो महिलाएं जो है इतनी पहली चीज़ है कि अब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं हम कर रहे। हम उनको कहते हैं कि नारी है, चाहे वो मुलाजिम है चाहे नहीं है, उनको नारी को उन्होंने कहा फ्री दे दो, नंबर 1। इसलिए उसमें जो डेफिसिट होगा उसको पूरा किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ने प्लान किया है। उसके साथ दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि जो शादी के लिए जो असिस्टेंस मिलता था बच्चों को, उसको बढ़ाया। और साथ ही उसमें कोई था कि कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया कि गरीब जो लड़कियां हैं वो सबको ये फ़ायदा होगा। ये चीज़ जो हुई है शुरू। हाँ, अब कुछ इश्यूज़ के ऊपर आने वाले दिनों में फैसले होंगे। अब सेशन 23 से शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ बिल आ जाएंगे, वो मैं सोचता हूँ। शेख साहब, एक बड़ा इशू, बर्निंग इशू है लंबे समय, ये भी आपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो जो परमानेंट जो डेली वेजर हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। इसका शोर शराबा भी हुआ था असेंबली में, तो एक कमेटी बनाई थी जो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। तो 6 महीने के अंदर कमेटी बनाई गई थी। क्या रिजल्ट निकला? ये इस सेशन में कुछ निकल के सामने आएगा? डेली वेजर के लिए कुछ सौगात मिलेगी? डेली वेजर्स का इशू जो है पुराना है, और मुझे याद है कि डेली वेजर्स 2010 से आगे, हाँ 2014 में एक्सरसाइज की गई थी। उस वक्त भी उमर साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैसला किया था कि इनको रेगुलराइज करेंगे। पोलिशन गवर्नमेंट में थे और उस वक्त कुछ कामयाब नहीं हुए,
और हम इलेक्शन से बाहर हो गए। अब जब इलेक्शन से बाहर हो गए तो मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको कहा कि हम करेंगे, ये हम काम करेंगे। और आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने दफ्तर की एक कमेटी बनाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ रोज़ धरना होता था डेली वेजर्स का। हमने मैनिफेस्टो में कहा कि डेली वेजर्स को हम पक्का करेंगे, लेकिन अब चूँकि 10 साल और 11 साल या उसके पहले के जो डेली वेजर्स थे, ये देखना बहुत ज़रूरी था कि किस महकमे में क्या सिचुएशन है, टोटल कितने थे, कुछ गुजर गए, कुछ रिटायर हो गए नौकरी से। तो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनी और उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है। वो लॉ डिपार्टमेंट को शायद कर दिया है अब, और वो भी चूँकि वचनबद्ध तो है। 70 में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे क्या? मुझे लगता है नहीं, मैं कुछ अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके इशू के ऊपर अलाइव है। गवर्नमेंट जो है उस मामले में बिल्कुल सीरियसली उससे बात चल रही है, तभी तो कमेटी बनाई है। अगर कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या थी? मिसाल के तौर पे ये 61,000 के करीब है। तो अब चीफ सेक्रेटरी जो जिम्मेदार अफसर होता है वो हर महकमे से इन्फॉर्मेशन लेके वो अथेंटिकेट करके ही तब कैबिनेट फैसला करेगी। अगर हम हाज पाज में करते तो शायद गलत होता, इसलिए वो बाज़ाब्ता मौका ले लिया और उनको मुतमईन रहना चाहिए। और भी बहुत सारे इशू थे। आपने जिस तरह से बिजली फ्री की बात की गई थी, राशन की बात की गई थी। हाँ, राशन में जो स्केल है उनको बढ़ाया गया। राशन का जो दूसरी चीज़ थी ये बिजली की, जो बिजली का मसला था। बिजली का मसला यह है कि यहाँ जिस वक्त स्मार्ट मीटर लगे, आपको याद है, लोगों को पकड़ के जेल में भी डाला गया। तो उसमें हमने फैसला किया कि 200 यूनिट जो है वो हम दे देंगे। उस सिलसिले में पहली फुर्सत में हमने ले लिया उन लोगों को जिनकी इकॉनमी जो है, जिस तरह आपने कहा कि अब अगर ये फैसला जाता है तो वो जो मल्टी बिलियनर है वो भी उठाएगा। जी बिल्कुल। और वो भी अब गवर्नमेंट ने कहा कि चलो पहली फुर्सत में वो लोग जो इकनॉमिकली कमज़ोर हैं उनको ये दे दो, और साथ साथ बाकी चीज़ें जो है, चूँकि हमारा क्लेम तो ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स का जो है वापस किया जाए वो जम्मू कश्मीर को, ताकि उसका फ़ायदा उठाया जाए। लंबे से डिमांड है, बड़ी डिमांड है। और चूँकि अब उनकी क्या डिमांड करें, उन्होंने स्टेट ही ख़त्म कर दी। जी बिल्कुल। तो अब इसीलिए हम बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले कहते हैं स्टेट रिस्टोर करो, ताकि लोगों का जो मैंडेट है उसकी कदर हो। शेख साहब, एक और वो बड़ा बर्निंग इशू है कि नवंबर से जो है प्रीपेड जो है बिजली होने जा रही है। जितने पैसे याद करोगे उतनी बिजली। ये क्या है? ये तो बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं, जो मैं मान के चलता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई फैसला होता है प्रीपेड का, नेशनल पॉलिसी है कि प्रीपेड में अगर आपके घर में मीटर लगा है, आप तो मीटर लगा दिए, उन्होंने लगा दिया। आप मीटर जब लगा दिए तो अगले के मोबाइल के साथ वो जुड़ गए। अब 100% तो नहीं है, लेकिन सिटीज़ के अंदर हर घर में हर एक के पास अपना मोबाइल है। बिल्कुल है। आज की डेट के ऊपर मैं देख सकता हूँ कि अगर हर घर में 5 साल के ऊपर का बच्चा, उसका भी मोबाइल है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होता है। और अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो ये बिजली जो है, अगर बिजली को हम जुडिशली इस्तेमाल करें, मतलब सही इस्तेमाल करें, तो बिजली 12 घंटे रहेगी, 24 घंटे रहेगी और रहेगी। मलिक, आपका कहने का मतलब है प्रीपेड लागू करेंगे? प्रीपेड लागू नहीं, वो तो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब आपके जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं इसी तरह बिजली चार्ज, मिसाल के तौर पे उसको पता लगेगा कि मैंने कितनी बिजली खर्ची है और उसके पैसे डालेगा। वैसे ही अगर आपके मोबाइल है 50,000 का मोबाइल है, 60,000 का मोबाइल है, उसमें आप उसको जब उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है एकदम चार्ज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और ये मोबाइल भी तभी चलेगा जब बिजली होगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मतलब शायद यहाँ ये बहस इस पर हो सकती है कि 100% ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बहस की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, यहाँ बिजली के मामले में बड़ी बड़े फर्में हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली गवर्नमेंट से लेते हैं। ये उसके ऊपर भी बहस होगी कि उन बिजली वो जो पैसा है क्या वो सही आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल। अब चूँकि मैं समझता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मेरा ये सोच रहा है
कि गवर्नमेंट के महकमों में जो बिजली खर्च होती है वो नहीं देते हैं। वो कहाँ, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये मैं बिल्कुल इस मामले में जब भी बैठता हूँ बात करता हूँ कि चलो आप तो लोगों से ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो दफ्तर है जिसमें एसी भी लगा है, हीटर भी लगा है, उसको मीटर लगाओ जी बिल्कुल, उससे भी ले लो, क्योंकि उनकी जो बजट है उससे डाइवर्ट करो। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पर डिबेट होनी है, और जो आप और हम बात कर रहे हैं ये लोग सुन रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन थी पहले, कोई होता था कि 60 साल के बाद जो है पेंशन होती, आज उसको उल्टा कर दिया कि जो बीपीएल है उसी को पेंशन मिल गई। अब बहुत सारे लोग जो हैं घर में होते हैं, प्राइवेट जॉब होती है, घर में होता है। इस पर भी मैं समझता हूँ, इस पर भी समझता हूँ कि सोसाइटी में बहस होनी चाहिए। ओल्ड एज चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी एक ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बहस करना ज़रूर पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये हमारे से पहले ही कोई ये कुछ किया, तो अब उसके ऊपर भी बहस करेंगे, क्योंकि उस पर असेंबली के आपने मैनिफेस्टो में किया कि ओल्ड पेंशन जो लागू करेंगे। हम समझते हैं कि वो करेंगे। अब मसला सिर्फ यही है कि जो ही सेशन शुरू होगा, बजट सेशन हुआ था, आपने ये भी देखा होगा कि बजट जब हमारा आया तो जब एलजी साहब थे तो 1,22,000 करोड़ बजट था, तो जब हमको आया तो 10,000 करोड़ कम मिला। हालांकि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या चीज़ है, क्यों होता है। तो बहरहाल ये बहस हो रही है। जिस तरह से आए दिन जो है खासकर बीजेपी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 11 महीनों का कुछ नहीं किया। तो कल जो है सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमें 5 साल मिले हैं। 5 साल तो देखो, हम 5 साल के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे। पहले एलजी साहब तो बताएं 6 साल में क्या हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहें? काल उमर साहब ने यही कहा कि हमने 5 साल का मैंडेट मिला है, साल में ये किया है, आने वाले दिनों में जो बाकी चीज़ें करेंगे 5 साल के अंदर लोगों के बाद 5 साल के बाद हम जाएंगे मैनिफेस्टो को कंप्लीट करके। तो भले ही वो चाहते हैं कि ना कंप्लीट करें, हम तो उसको कंप्लीट करेंगे। और जब कंप्लीट करेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि ये चीज़ें 1 साल में मुश्किलात के बावजूद की गई, बजट भी कम थी। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो आगे की कार्रवाई करेगी, आगे के जो सिस्टम है, जो सेशन शुरू होता है, कुछ बातें असेंबली के अंदर होती हैं। बिल्कुल, वो असेंबली के अंदर ही लोग करते हैं। मेंबर असेंबली जो चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो ओल्ड एज पेंशन है इसके ऊपर एक तो इसको बढ़ा दिया जा रहा है, और दूसरा इसमें जो कैटेगरी है उसको नहीं, बीपीएल वो खत्म किया जाए ताकि उनको सबको मिले। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेख बशीर, तो इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, अभी 11 महीने हुए हैं, 5 साल पड़े हैं, बहुत सारे जो इशू हैं हमने सॉल्व किए हैं। और जिस तरह से बीजेपी के जो है विपक्षी पार्टियां आए दिन सवाल करती हैं कि 11 महीने कुछ नहीं किया, बहुत सारे दशकों इन्होंने काम किए हैं। अब दरबार मुल्क का जो लंबे समय से व्यापारियों को इंतज़ार था उसको बहाल किया गया, नौकरियों को खोल दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, बच्चों में फ्री यात्रा जो महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो ये कुछ काम किए हैं। तो इनका कहना है कि आने वाले समय में इस तरह भी जो आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे काम करेंगे। और ये भी इनका कहना है कि 6 साल में एलजी का प्रशासन था, एलजी का रिपोर्ट कार्ड भी हमें बताया जाए कि उन्होंने क्या किया। हमने तो 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। एलजी का रिपोर्ट कार्ड जिस तरह से वो हल्ला करते हैं बीजेपी के विधायक, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि एलजी के रिपोर्ट कार्ड 6 साल में उन्होंने क्या किया। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।